डॉक्टर पवन सिन्हा जो है वो एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस दिल्ली यूनिवर्सिटी में। पवन सिन्हा सर फाउंडर ऑफ पावन चिंतन धारा आश्रम एंड फाउंडर ऑफ ऋषिकुल शालास भी हैं। नमस्ते सर, वेलकम सर। तो हम इमीडिएटली अभी जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टीचर से लेके, और हम जो फोकस करेंगे आज ऋषिकुल शाला के जो टीचर्स हैं उनके ऊपर, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में टीचर्स के बारे में जो चीज बताई गई है उसके ऊपर हमारा फोकस होगा सर। ठीक है। आगे बढ़ेंगे सर, आपको पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे आपसे सर थोड़ा ऋषिकुल शाला के बारे में सर। देखिए, ऋषिकुल शाला एक लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट है और बहुत साल पहले ऋषिकुल शाला के बारे में दिमाग में आया था। ऐसे तो राइट फ्रॉम 86-87 आई स्टार्टेड वर्किंग विद डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन, और जो पहाड़ में खास तौर से बच्चे होते थे उनके साथ में थोड़ा बहुत काम करता था। और उसके बाद फिर शहर मुरादाबाद में भी हम लोग थोड़ा थोड़ा काम करते थे। धीरे धीरे ये समझ में आने लगा मेरे कि एजुकेशन ही वो प्राइम वेल है जहाँ से हम किसी भी बच्चे को या देश को बना सकते हैं। Then I started studying about the development of many countries. तो उनकी जब स्टडी की, खास तौर से मैंने स्टडी की चीन की, मैंने स्टडी की ईरान की, मैंने स्टडी अमेरिका की, ब्रिटेन की स्टडी की, रोम की भी स्टडी की, और भारत का भी अध्ययन किया। तो मुझे ये लगा कि सबके मूल में एजुकेशन थी। हमें लगता है सबके मूल में वॉर्स थी, लेकिन ये है नहीं, ये सच्चाई नहीं है। किसी भी देश की ग्रोथ के मूल में वॉर नहीं रही, और जिन देश के ग्रोथ में वॉर्स थी, जैसे मंगोलाइट्स थे, जैसे अफगान थे, जैसे मुगल्स थे, वो सभ्यताएं आज भी स्ट्रगल कर रही हैं। तो ये सारे सोसाइटीज को स्टडी करने के बाद मुझे लगा कि भारत का अगर हमें रीबिल्डिंग चाहिए, रिजुविनेशन चाहिए, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग एजुकेशन पर ही यहाँ पर काम करें। तो मुझे वहीं से ये दिमाग में बैठ गया कि जब भी ईश्वर ने अगर मुझे किसी लायक बनाया, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है और इसको कोई अकेला कर पाए आसानी से मुश्किल है, तो लायक बनाया से मतलब केवल रिसोर्सेज नहीं है, मैन एंड मटेरियल में दोनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो मैन मटेरियल रिसोर्सेज जब बनेंगे तो ऋषिकुल शाला पर कार्य करेंगे। ऋषिकुल शाला एक ऐसा, इसलिए एक बहुत स्टडी करने के बाद ऋषिकुल शाला पे काम मैंने करने की सोची। ऋषिकुल शाला एक ऐसे वक्त में शुरू किया गया जब बच्चों में अपराधीकरण बढ़ रहा था, और एक ऐसे समय में शुरू किया गया जब समाज के जो अपराधी हैं वो इन बच्चों का इस्तेमाल अपराध में करने लग गए थे। इस वर्ग में नशा बहुत बढ़ने लगा, और इस वर्ग में कन्वर्जन भी बहुत तेजी से होने लगा। मैं सभी धर्मों की बड़ी इज्जत करता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा खुद जो शिक्षा दीक्षा हुई है, मेरा जो समाज रहा है, उसमें कभी इन सब चीज़ों के बारे में ना कभी चर्चा होती थी, ना हमने कभी घर पे सुनी। लेकिन मुझे कन्वर्जन एक, चूंकि मैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का भी विद्यार्थी रहा हूँ, मेरा एमफिल इंटरनेशनल रिलेशंस में है, तो मैंने इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज को बहुत ध्यान से समझा है। और जब मैं अपने साधक जीवन में था तो विभिन्न देशों से लोग आते थे, और मैं जिन मुनि जी के साथ रहता था वो खुद एक रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर थे। तो बहुत कुछ चीज से सीखने और समझने को मिली, और कन्वर्जन एक कैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक मजबूत टूल है वह समझ में आया। तो इसीलिए मुझे कन्वर्जन ठीक नहीं लगता। तो इन तीन चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, प्लस
जो रीबिल्डिंग के बारे में हम सोच रहे हैं वो केवल और केवल और केवल एजुकेशन से आएगा, ना वो अच्छी पॉलिटिक्स से आएगा। पॉलिटिक्स अच्छी हो पाएगी कभी दुनिया में किसी भी देश में, मुझे नहीं लगता। ना वो स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेसी से आएगा, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में एलिटिज्म होता है, एलिटिस्ट टेंडेंसीज होती हैं, और ये केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया में ऐसा होता है। मैक्स वेबर तो पूरा लिखते लिखते परेशानी हो गए थे, लेकिन वो एलिटिज्म खत्म नहीं हुआ। तो ये केवल एजुकेशन से आएगा। रिसेंट कोरोना को भी अगर आप देखें तो इसमें भी जो नुकसान हुआ है, ये नुकसान हमारा लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से या लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से हुआ है। तो ये सारे फैक्टर्स थे जिसमें मेरा देश आता है, मेरा समाज आता है, जिसकी वजह से मुझे लगा कि जीवन देना चाहिए अगर देश के लिए, तो एक हिस्सा अगर मैं चुनूंगा तो वो क्या चुनूंगा, तो ऋषिकुल शाला चुनूंगा। तो इसलिए मैंने एजुकेशन पे काम करने की सोची, और ये बैकग्राउंड ऋषिकुल शाला की। जी 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 सर, टीचर्स के ऊपर पूछने से पहले, ठीक है, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया है कि देखिए, ये जो आपने टास्क चुना काफी डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है, तो आपने लोगों को मोबिलाइज कैसे किया, यानी कि आपके साथ लोग कैसे जुड़ते गए? एग्जैक्टली पहले 10 साल तो मैं अकेला ही चला था और अकेला ही रह गया था। जी कोई, मैं लोगों को मोबिलाइज करता था और लोग साथ आने की बात कहते थे। ज्यादा से ज्यादा ट्यूशन पढ़ाकर वह पुण्य कमा लेते थे। उनको लगता है ना, लोगों को हमारे यहाँ हर चीज पुण्य स्वर्ग मोक्ष इन तीन ही चीजों पर जाकर अटक जाती है। जी ये भी बड़ा दुर्भाग्य है धार्मिक लोगों का, जी क्योंकि ये स्वर्ग जैसी तो कोई चीज होती नहीं है, जी और मोक्ष बिना काम के मिलता नहीं है। लेकिन वह फिर भी आधा अधूरा काम छोड़ देते हैं और पुण्य कमा के उनको लगता है कि ये पुण्य कमा लिया उन्होंने, बस इतना ही बहुत था। तो 10-12 साल हमारे साथ कोई भी नहीं था। जी तो 3-4 लोग थे। एक फ्रेंड्स एंटरप्राइजेस फॉर वेलफेयर हमने मुरादाबाद में बनाया था ईयर 1993 में। तो उसमें 7-8 लोग थे बस, और वही कार्य करते थे। उसके बाद उसको थोड़ा और ऑर्गेनाइज शेप दिया, शहर करके एक ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाया। तो ये इस ऑर्गेनाइजेशन में भी 5 या 6 ही लोग बमुश्किल थे, और वो भी बड़े इरेगुलर थे। बस मैं ही रेगुलर था उसमें। जी तो कोई बहुत ज्यादा उसके भी बेनिफिट्स नहीं मिले। लेकिन चूंकि समाज का अध्ययन करते करते समझ में आने लगता है, और अध्यात्म आपको धैर्य थोड़ा सिखा देता है, तो वो उस समय मैं धैर्य रख पाया। धीरे धीरे जब आश्रम शुरू हुआ, आश्रम में कमिटेड लोग मिलने शुरू हुए, और जिसमें से 3 लोग मुझे स्क्रीन पर भी आते हैं। दिखाई दे रहे हैं, जी जी प्रोफेसर जी उषा जी, ईरा हीरा जी, मैम। जी प्रतीक जी। तो इन लोगों ने फिर चीजें संभाली, और बहुत सारे लोग आए। आज तो बहुत सारे लोग हैं, जी और इनफैक्ट अब एक अकेला जो पहले ये होता था कि मैं ही काम करता था बाकी कोई नहीं, आज स्थिति यह है कि मैं ही काम नहीं करता बाकी सब करते हैं। तो कुछ इस तरीके से चीजें बदलती हैं, लेकिन समाज का कोई भी काम करने के लिए कम से कम 10 साल का धैर्य और सतत अध्ययन जी चाहिए। अगर ये है तब तो वो कार्य होगा, अन्यथा वो कार्य नहीं होगा। भारत जैसे कॉम्प्लिकेटेड समाज में, जो एक द्वंदात्मक समाज है, जो अपनी डाइकोटोमी पे खड़ा हुआ है समाज, जिसकी सोच अलग है, कार्य अलग है, तो ऐसे समाज में कोई भी कार्य करना बहुत कठिन होता है। और आप तो गिरीश भैया देख ही रहे होंगे, क्योंकि आप तो खुद एक ऐसे ही कार्य को लेकर चले हैं, तो आप और आपकी टीम भी ये सब चीजें फेस कर रही होगी। धीरे धीरे चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन अ, अब तो बहुत सारे लोग हैं जो इसे संभाल रहे हैं, चला रहे हैं, रिसर्चेज हो रही हैं, काम हो रहा है, और करीब 1,15,000 बच्चे आज इसमें जो इन लोगों के प्रयत्न से, जो अभी मैंने नाम लिए, और जी ऐसे विवेक टोली है जिसमें तकरीबन 300 के करीब टीचर्स हैं, तो उन ज़्यादा ही कहे जाएंगे, तो उन लोगों के, और उसमें हर उम्र के लोग हैं। तो
उन लोगों के सहयोग से आज एक बड़ा कार्य चल रहा है। जी जी जी। आपने आपकी टीम में से जिनका नाम लिया, उषा मैम, ईरा मैम, प्रतीक जी, आप सब लोग को भी वेलकम। आप काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं। सर, मैं आपको अभी पूछना चाहूँगा कि व्हाट इज़ एन आइडियल टीचर? आप किस व्यक्ति को एक आइडियल टीचर मानेंगे? हु इज़ एन देखिए, आइडियल? टीचर के पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वह होता है उसका संतत्व। मैं एक टीचर को संत मानता हूँ। जी। अगर वो साधु स्वभाव का है तो वो टीचिंग कर सकता है, नहीं तो वह विषय पढ़ाएगा, सब्जेक्ट पढ़ाएगा और कुछ नहीं कर पाएगा। बीइंग अ टीचर एंड बीइंग अ सब्जेक्ट इंस्ट्रक्टर आर टू डिस्टिंक्ट थिंग्स। एक एक सब्जेक्ट को पढ़ा जाना किसी भी व्यक्ति को एजुकेशनिस्ट नहीं बनाता जब तक कि उसके अंदर बच्चों के साथ वह समन्वय, सिम्बायोसिस नहीं डेवलप होता, जब तक कि वह बच्चों को प्यार करना नहीं सीखता, जब तक कि उसके अंदर बच्चों के प्रति वह दर्द की अनुभूति नहीं होती, भाव की अनुभूति नहीं होती। जो उसका भगवान के प्रति भाव है वही उसका उसके बच्चों के प्रति भाव होना चाहिए। जो उसका उसके परिवार के प्रति भाव है वही उसका उन बच्चों के प्रति भाव होना चाहिए। तो जब यह चीज आनी चाहिए तो आइडियल टीचर के लिए सब्जेक्ट सेकेंडरी है। और ये मैं बहुत अनुभव से कह रहा हूँ। लगभग 23-24 साल तो मुझे पढ़ाते हुए हो गए और मैं बड़े अनुभव से कह रहा हूँ इस बात को और पूरे कमिटमेंट के साथ कह रहा हूँ कि टीचर एक साधु होता है, उच्च कोटि का साधक होता है। तो उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है उसका साधु स्वभाव। अगर वो है तो सब्जेक्ट तो देखिए आजकल पढ़ने पढ़ाने के लिए हजारों चैनल्स हैं जी और उसको समझना कोई बिल्कुल डिफिकल्ट काम नहीं है। बहुत आसानी से किसी भी सब्जेक्ट में आजकल मास्टरी ली जा सकती है। जी लेकिन साधु बनना बहुत कठिन है, बेहद कठिन है। तो टीचर साधु होता है। हम पुराने टीचर्स को इसलिए याद नहीं रखते कि वो सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी पकड़ रखते थे, हम इसलिए उन्हें याद रखते हैं कि वह स्वभाव से साधु होते थे और हमें मारते भी थे तो हमारे कल्याण के लिए मारते थे। वो जी सेल्समैन नहीं थे। जी आज के टीचर्स को हम सेल्समैन बनाए जा रहे हैं, तो वो सेल्समैन नहीं थे, वो साधु थे। वह इसीलिए आम लोगों से ऊपर थे, इसीलिए इस प्रोफेशन को नोबलेस्ट प्रोफेशन बोला गया। तो आइडियल टीचर सबसे बड़ा साधु होता है, एक बात। दूसरी चीज उसके अंदर सेक्रीफाइस होता है, सेक्रीफाइस करने की टेंडेंसी रहती है हमेशा। तीसरी चीज वह अपने विषय में निष्णात होता है। वह जो भी सब्जेक्ट उसका है वह उसमें वेल क्वालिफाइड होता है, अवेयर होता है और अप टू डेट होता है। अप टू डेट होना एक टीचर के लिए बहुत जरूरी है। चौथी चीज एक आइडियल टीचर में होती है टीचिंग स्किल्स। जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ा रहे हैं और जिस एज ग्रुप को हम पढ़ा रहे हैं उस एज ग्रुप के दिमाग को समझकर टेक्निक डेवलप करना। और ये टेक्निक जो बीएड एमएड में पढ़ाई जाती हैं वो नहीं है, ये जी टेक्निक्स वो हैं जो हम डेवलप करते हैं। क्योंकि बीएड और एमएड की जो बुक्स लिखी जाती हैं वो लिखी जाती हैं टीचर के अपने अनुभव पे। लेकिन भारत का जो एक समाज है ये हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी बिल्कुल डिफरेंट है और इसीलिए यहाँ पर टेक्निक अपने आप डेवलप करनी पड़ेगी। तो एक आइडियल टीचर अपनी टेक्निक्स अपने आप डेवलप करता है। तो उसके अंदर एटलीस्ट ये चार विशेष क्वालिटीज होनी चाहिए, यानी वो साधु होना चाहिए, उसके अंदर त्याग की भावना होनी चाहिए, सब कुछ पैसे से ना तोले। जी और तीसरी चीज मैंने कि वह अपने विषय में निष्णात जी परफेक्ट होना चाहिए। और चौथी चीज ये है कि उसके अंदर ये काबिलियत होनी चाहिए कि वह अपनी टेक्निक अपने आप बना सके। जी और इसके लिए बहुत जरूरी है कि वो बड़ा आर्टिकुलेट हो और उसके साथ साथ क्रिएटिव भी हो। तो केवल मुंह उठाकर क्लास में चलेगा और ऐसे ही मुंह वापस लेकर क्लास से आ गए, ऐसे टीचर्स का तो ना होना ज्यादा अच्छा है। क्योंकि बच्चे अपनी क्रिएटिविटी से बहुत कुछ सीख लेंगे, ऐसे सूजे हुए मुंह देखकर तो जो उनके अंदर सीखने की लगन होती है वो भी खत्म हो जाती है। तो वह टीचर के अंदर
वह क्रिएटिविटी होनी चाहिए। और एक पांचवी क्वालिटी मैं कहना चाहता हूँ, टीचर हंसमुख होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता एम्बिशियस ना हो टीचर, एकदम जोगी बन जाए, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता, लेकिन एक टीचर के अंदर हंसमुख स्वभाव होना चाहिए। जो हंस नहीं सकता वो शिक्षक नहीं हो सकता। जो शिक्षक है वो विपरीत परिस्थितियों में भी हंस सकता है। तो ये 5 गुण जो न्यूनतम मैं कहता हूँ, ऐसे तो बहुत लंबी फहरिस्त हो सकती है, लेकिन न्यूनतम ये 5 गुण किसी भी शिक्षक के अंदर अवश्य होने चाहिए। जी जी जी। सर, आपने जो पहले पॉइंट कहा कि साधु होना चाहिए, साधु, मैं जो उसको इंटरप्रेट कर रहा हूँ कि थोड़ा उनको पेशेंट होना जरूरी है, या फिर थोड़ा सामने वाले को सहन करने की क्षमता थोड़ी ज्यादा होनी जरूरी है। आप थोड़ा इसके ऊपर एलैबोरेट करेंगे कि साधु मतलब, आप चाहिए तो कोई मेरे को एग्जांपल दे दीजिएगा ताकि मैं और बेहतर समझूं। ये जो दोनों बातें आपने कही, ये दोनों बातें उसमें निहित हैं। उसके बाद तीसरी बात पे मैं आता हूँ। साधु के अंदर एक कमिटमेंट होता है उसके लक्ष्य के प्रति, और वो डिविएट नहीं होता। देखिए, ये देश बहानों का देश भी बनता जा रहा है। हमारा देश समाज, हमारा जो समाज बहानों का समाज बन रहा है। हम बहाने बनाकर अपने काम से भागते हैं। साधु कभी भी लड़ता है अपने काम के लिए, और हम पे विपरीततम परिस्थितियों में भी काम करने, एक दो दिन तो अलग बात है, बाकी काम करने का जज्बा होता है। अगर किसी साधु को अपने लक्ष्य से प्रेम है, वो बिस्तर पे भी पड़ा हुआ है तो अपने लक्ष्य को याद रखता है और उस पर काम करता रहेगा। वह जानता है कि मैं किसी भी क्षण मर सकता हूं, और इसीलिए मैं हर क्षण का जीवन में सही इस्तेमाल करूं। तो साधु जो होता है वो हमेशा लक्ष्य पे डटा रहता है, और उसका कमिटमेंट का लेवल बेहद हाई होता है। वो कभी भी अपने कमिटमेंट से इधर उधर नहीं होता, क्योंकि एक जो अध्यापक है, एक शिक्षक जो है, ये एक रोल मॉडल है, आचार्य है, ये आचरण से सिखाता है। और आजकल चूंकि हमने वह आचरण से सिखाना बंद कर दिया, इसलिए बच्चों ने सीखना बंद कर दिया। तो उसके अंदर का वो जो आचरण होता है, वह पहले गुड़ खाना स्वयं छोड़ता है, उसके बाद वो फिर बच्चों से कहता है गुड़ मत खाया करो। जिस टीचर के अंदर खुद बेईमानी है, जो खुद ही अपने काम पर फोकस नहीं है, जो खुद दाएं बाएं करते हैं हर काम को, वह बच्चे के अंदर क्या भरेंगे। तो वह एक विषय के ट्रेनर है, बस शिक्षक नहीं है। तो साधु के अंदर एक ये गुण रहता है कि वह अपने लक्ष्य पर डटा रहता है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है साधु के अंदर, करुणा। तो टीचर के अंदर करुणा बहुत आवश्यक है। मैं दया की बात नहीं कर रहा, करुणा की। और खास तौर से हम जिस प्रकार के शिक्षकों के साथ जिस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, वहां तो करुणा ही मूल में है सब कुछ। वहां करुणा ही है, उनको कोई धनागम थोड़ी होता है, कोई भी धनागम नहीं होता। वहां सिर्फ करुणा है, प्यार हो गया। प्यार भी इस प्रकार इतना ज्यादा हो गया कि मैंने कुछ करना है तुम्हारे लिए बेटे या बेटी, या मतलब विद्यार्थी, तुम्हारे लिए कुछ करना है। इस ये जो करुणा भाव होता है, यह उसे श्रेष्ठ मनुष्य बनाता है। राजाओं से भी श्रेष्ठ मान्यता मिलती थी ऋषियों को, वो ऐसे ही नहीं मिलती थी। इस दुनिया के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो बिना कुछ किए प्राप्त होता हो। साल 2 साल 5 साल होगा, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। तो हम जब करुणा की बात करते हैं, तो हमारे सामने एक तस्वीर खींचती है, यह एक साधु की और यह एक शिक्षक की। तो उसके अंदर ये बेहद आवश्यक है। एक और चीज साधु के अंदर होती है, त्याग की भावना। अगर उसका विद्यार्थी उसको फोन कर देता है, ऐसे समय में फोन कर देता है जब वो आराम की मुद्रा में है, कहीं जा रहा है या कुछ भी है, उसके बाद भी हो सकता है थोड़ा बहुत इरिटेट होगा, गुस्सा कर जाएगा, लेकिन फिर भी वह अपने विद्यार्थी को कभी भी निराश नहीं करेगा। उसके अंदर त्याग की भावना होती है। एक वर्कोहलिक होता है ना, जैसे डॉक्टर, कि मेरा पेशेंट बीमार पड़ा हुआ है, कहीं कुछ हो ना जाए उसको, और दिमाग में पेशेंट घूमता रहता है, घूमने भी जा रहा है तो पेशेंट घूम रहा है। ठीक इसी तरीके से एक शिक्षक के दिमाग में एक विद्यार्थी घूमता रहता है। तो ये सारे गुण
मिला के व्यक्ति को साधु बनाते हैं। इसके साथ साथ सरलता, सरलता बहुत महत्वपूर्ण है। एक शिक्षक अगर सरल नहीं है तो वो अप्रोचेबल नहीं होगा, एलीट होता चला जाएगा। आप देखिए इंडियन यूनिवर्सिटीज कुछ ऐसी हैं जहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं वो बहुत एलीट हो जाते हैं। एक एलीट प्रोफेसर के पास स्टूडेंट नहीं जाएगा, और जाएगा तो एक कस्टमर जैसा रिलेशनशिप रहेगा, बस गया काम किया आ गया। स्कूल्स में भी जो बहुत हाई फाई स्कूल्स होते हैं वहां पर भी मतलब नहीं, और गांव का भी स्कूल बहुत सारे मैंने ऐसे देखे हैं जहां मतलब ही नहीं। टीचर के पास स्टूडेंट इसलिए नहीं जा रहा है कि मुझे भी स्वेटर बनाने पे लगा देंगे, मुझे भी खाना पकाने पे लगा देंगे, या मुझको गाली देके भगा देंगे यहाँ से, और ऐसा होता है, मैंने खुद देखा है। तो टीचर को बहुत अप्रोचेबल होना चाहिए, यही साधु के गुण है, और यही सरलता और उसके लक्ष्य के प्रति उसका प्रेम, उसकी करुणा उसको एक श्रेष्ठतम मनुष्य बनाती है। जी 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 सर, अभी ये जो हम लोग ने बात की वो एक आइडियल टीचर के बारे में बात की, ठीक है, और प्रोबेबली ये सारे गुण एक टीचर में होना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो आप कैसे, जब भी आप फिर ईरा मैम, आप जब भी सिलेक्ट करते हैं टीचर्स को ऋषिकुल के लिए, आपकी जो विवेक टोली, मैं करेक्ट नाम ले रहा हूँ, आपके टीचर्स के टोली विवेक टोली कहते हैं, तो आप कैसे सिलेक्ट करते हैं टीचर्स को इस विवेक टोली के लिए? Okay. जो हम लोग तो अनन्य भक्त हैं स्वामी जी महाराज के, और कोशिश यही करते हैं कि उन्हीं के रास्ते पे चलें। और हम लोगों का जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है उसमें सबसे पहले यही देखा जाता है कमिटमेंट लेवल क्या है। बाकी तो सब चीज़ों से सिखा देंगे, इरा जी सिखा देंगे, उषा जी सिखा देंगे, वहां जाकर सिखा देंगे। नागपुर में टीचर हैं तो उषा जी नागपुर चले जाएंगे, सिखाएंगे। छत्तीसगढ़ में टीचर है, इरा जी छत्तीसगढ़ पहुंच जाते हैं, वहां सिखा देंगे। सिखा तो सब, विषय पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी मनुष्य को शिक्षक बनाना बहुत बड़ी बात, हृदय से शिक्षक बनाना बहुत बड़ी बात है। तो हम सिर्फ यही चेक करते हैं कि ये शिक्षक होने के लायक हैं या नहीं है, उनके मन में अपने बच्चों के प्रति वह लगाव है या नहीं है, और फिर तो उनकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद वह अच्छा कार्य करते ही हैं, क्योंकि वो बने ही उस कार्य के लिए और उनके मन में वो बात है ही है। अच्छा अच्छा, तो मेरे को ये बात जैसे समझ में आई कि आप कह रहे हैं कि वो पहले से ही उतने मोटिवेटेड होते हैं, या फिर अंदर से ही उनका वो जज्बा होता है कि वो टीचर बने, एंड फिर कमिटमेंट दिखा के वो उनका कार्य भी करते हैं। लेकिन सर देखो, अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर किसी को मोटिवेटेड रखना है, ठीक है, प्रायोरिटीज चेंज होती हैं, फिर लाइफ के ऑब्जेक्टिव चेंज होते हैं, कभी किसी की शादी हो जाती है ना, रिसोर्सेज चेंज, मतलब और ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर आप जो है इस विवेक टोली को कैसे मोटिवेटेड रखते हैं? क्योंकि आपने एक चीज़ भी बताई कि मनी आपका एक कोई मेजर ऑब्जेक्टिव है नहीं, और ना ही विवेक टोली में कोई स्पेसिफिकली पैसे के लिए आता है। ये दो दो चीजें हैं यहाँ पर। पहली चीज तो ये है कि हम ऐसे बच्चों से डील करते हैं जो कभी विद्यार्थी नहीं रहे जी। और हम ऐसे विवेक टोली के माध्यम से ऐसे लोगों से डील करवाते हैं जो कभी शिक्षक नहीं रहे। तो ये एक दोनों के बीच में ब्रिज बनाना निश्चित रूप से कठिन काम है। तो इस कठिन काम को हमारे जो मास्टर ट्रेनर्स हैं, जैसे इरा जी हैं जो हेड भी कर रही हैं ऋषिकुल शाला को, और उषा जी हैं जो रिसर्च को हेड करती हैं, तो ये सारे लोग मिलकर फिर इन दोनों लोगों को, मतलब एक सामान्य व्यक्ति जिसके अंदर करुणा भाव और कुछ करने की इच्छा है, उसे शिक्षक बनाते हैं, और एक बच्चा जिसमें पढ़ने की इच्छा है उसे विद्यार्थी बनाते हैं। तो ये कार्य बहुत डिफिकल्ट होता है। दूसरी चीज ये है कि ये बात ठीक है, जीवन में प्रायोरिटीज बदलती हैं और हमें उसके साथ समायोजित भी करना पड़ता है, और उसके लिए लोग स्वतंत्र हैं, क्योंकि मनी है ही नहीं, मनी कोई लेता नहीं, हम मनी का भी ऑफर भी नहीं करते, बल्कि मनी तो छोड़िए, बहुत सारे जो सक्षम
लोग हैं विवेक टोली के, वो तो अपनी जेब से पैसा खर्च करके त्योहारों पर बच्चों को कुछ ना कुछ देते हैं उल्टा। यहाँ तो धन दिया ही नहीं जाता। इनमें से कोई टीचर ने आज तक न धन मांगा न धन लिया, और जब मौका मिला तो उल्टा दिया। तो हमारा काम उस वक्त में सिर्फ ये होता है, हमें ये पता है कि ये व्यक्ति हिमालय चढ़ना चाहता है, मेरे पास वो रास्ता है, तो मैं उसको सिर्फ रास्ता दिखाता हूँ, साथ भी लेके नहीं चलता, उसको वह रास्ता दिखाता हूँ, क्योंकि वह स्वयं बुद्धिमान है और कमिटेड है, इसलिए वो रास्ते पर स्वयं चला जाता है। इसके इतर मेरा कोई और कार्य है ही नहीं। और उस रास्ते पर चलना कैसे है, ये हमारे मास्टर ट्रेनर्स उन्हें सिखा देते हैं, बता देते हैं, 3 दिन की ट्रेनिंग देते हैं, बस इसी से काम हो जाता है। अब विपरीत परिस्थितियां जब आती हैं तो मैं आपको ये बताऊं कि जिन लोगों के साथ ऐसी परिस्थितियां आई, उन्होंने रोते रोते अपने काम को छोड़ा, और वो भी थोड़े से समय के लिए, थोड़ी समय के बाद, क्योंकि वो साधु है, उसके हृदय में ये काम है, इसलिए वो पूरी तरह छोड़ ही नहीं सकता, वो लौट के फिर अपने लक्ष्य पर आ जाते हैं। कई लोग हुए, विवाह हुए, और वैवाहिक जीवन में शुरू का जो वर्ष होता है ये कठिन होता है, इसमें 2 परिवारों को एडजस्ट करना होता है, तो उसके बाद फिर दे आर बैक टू वर्क। कोई बीमार पड़ा, अगेन बैक टू वर्क, किसी की और कोई परेशानी आई तो अगेन बैक टू वर्क। तो ज्यादातर लोग लगभग जो गए भी कार्य को छोड़ के, उनमें से 90% लोग अपने कार्य पर वापस आ गए। यह उनका अपना मनोबल है, क्योंकि उन्हें जिंदगी का लक्ष्य मिल गया। गिरीश भैया, जिंदगी का लक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है, और करोड़ों में से किसी एक को ईश्वर जिंदगी के लक्ष्य को देता है, और जिसको मिल गया फिर उसे कोई डिगा नहीं सकता, ना मेरे जैसे लोगों की फिर उसे कोई आगे आवश्यकता होती है। वह फिर अपने रास्ते चलते चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं। तो ऐसे कमिटमेंट से काम होता है। अब क्या करते हैं कि जो सरकारी लोग होते हैं उन्हें फर्क पड़ता नहीं, वो एक सेट पैटर्न से लोगों को ले लेते हैं साथ में। लेकिन जो हमारे आपके जैसे लोग होते हैं वो कमिटेड लोगों को रिस्पेक्ट विशेष रूप से देते हैं, इसलिए कमिटेड लोग और ज्यादा कमिटमेंट से काम करते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो इसी को लेके था, और आपने एक वाक्य में तो वो बता दिया। मैं चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा और बताएं कि ये जो पूरा कल्चर जो आप डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, कि टीचर्स को आना है, खुद से काम करना है, कमिटमेंट दिखाना है, फिर आपने लास्ट ये चीज कही कि उनको एक रिस्पेक्ट भी देना पड़ता है जिसकी वजह से वो ये काम करते हैं। तो ये रिस्पेक्ट आपके कौन से एक्शन से, किस तरीके से दिखाई दे रहा है उनको कि हाँ उनको वैल्यू किया जा रहा है, और कैसे आप ये ओवरऑल कल्चर मेंटेन कर रहे बात करने के एक चेन है जी। इरा जी, जो है वो उनके टच में रहती हैं जी। और जहां भी उनको लगता है कि कोई डीमोटिवेट हो रहा है तो वो उसको मोटिवेट करती हैं। फिर नेक्स्ट लेवल वो उषा दीदी को इन्वॉल्व करती हैं। हाँ जी। जब लगता है कि अब हमें मास मोटिवेशन चाहिए तो वो मुझे एक मैसेज कर देती हैं कि एक आप रिकॉर्डिंग बनाकर दे दीजिए। जी। 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 या कभी और भी ज्यादा डिफिकल्ट टाइम होता है तो फिर हम लोग जूम मीटिंग कर लेते हैं। हाँ जी। इस तरीके से वो मोटिवेट हो जाते हैं। जी। और दूसरी बात यह है कि हम उनको राष्ट्र निर्माण का एक काम पकड़ा देते हैं। जी। राष्ट्र निर्माण के वह प्रमुख भागीदार हैं, और इसीलिए उन्हें ये कार्य करना ही है, जान रहे चाहे जान ना रहे। और यही चीज उनको सबसे आगे लेकर चली जाती है, और उनको बहुत ज्यादा मोटिवेट नहीं करना पड़ता। हाँ, कोई किसी के घर में परेशानी आती है जी। तो वो सुलझानी जरूर पड़ती है, क्योंकि अगर हम उनके गार्जियन हैं, हम उनके बड़े हैं, तो फिर उनके सुख भी हमारे, उनके दुख भी हमारे, तो उतना हम करते हैं। तो वो चाहे भारत में रह रहे हो या भारत के बाहर रह रहे हो, अगर वह हमारी विवेक टोली से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं, तो फिर ये हमारा भी कर्तव्य बनता है
कि हम उनकी परेशानियों को देखें। उसके बाद हम जब भी उनसे बात करते हैं, उनसे यही पूछते हैं डिफिकल्टी क्या है, परेशानी क्या है, और उसका फिर हल निकालने की कोशिश करते हैं। और कभी-कभी ऐसी परेशानी होती भी है जिसका हल नहीं निकाला जा सकता, तो फिर उनसे कहते हैं अच्छा कुछ समय आराम कर लो। जब आराम कर लोगे फिर आ जाना, ये तुम्हारा घर है। तो ज़्यादातर केसेस में कोई आराम नहीं करता, या ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2, 3 बार नहीं जाएगा। बाकी चूँकि उसका बच्चों से वो लगाव हो गया है, इसीलिए वो उनके बिना रह ही नहीं पाते। वो तो कोरोना काल में जाने को तैयार है। हम ही लोग रोकते हैं उनको, इलाजी फ़ोन कर के मना करते हैं, भई मत जाओ, इस वक़्त मत जाओ। लेकिन वो जाने को तैयार रहते हैं, और कुछ नहीं तो खाना ही बाँटी आएँगे। और पिछले साल एक भी बच्चा ऋषिकुल शाला का, सोचिए 7 राज्यों में बच्चे फैले हुए हैं, और 7 राज्यों में अलग-अलग बस्तियों में फैले हुए हैं। बावजूद उसके जिस घर में राशन की कमी हुई, विवेक टोली के लोग पहुँचे और उन्होंने वह कमियाँ दूर करवाई। और इस वर्ष भी जिससे जो हो पा रहा है वो कर रहा है, और लोकल सपोर्ट भी ले लेते हैं उसमें भी जितना हो पाता है, क्योंकि हम लोग आश्रम में, तो हम लोग के पास कोई सोर्स ऑफ अर्निंग तो होते ही नहीं है उस तरह से। तो लोकल सपोर्ट हमें मिल जाता है, ज़्यादा की ज़रूरत होती नहीं है, तो उतना भर काम हो जाता है हमारा। तो इस तरीके से वो जुड़ाव उनको उनके काम पर वापस ले आता है, बच्चों के साथ जो जुड़ाव है। एक चीज़ और मैं जानता हूँ कि एक संत और एक फौजी लगभग एक से होते हैं। तो अगर उसके पास एक टारगेट है, अब सैनिक उससे दुश्मन कहता है और संत उससे लक्ष्य कहता है। तो अगर हमारे पास कोई टारगेट है, तो न जाने कहाँ से प्राण आत्मा पुनः जग जाते हैं, और हमारा प्लेसुबु इफ़ेक्ट अपने पीक पर पहुँच जाता है। और ये सच्चाइयाँ हैं। मोटिवेशन इज़ अ बिग ट्रुथ। हाँ, ये दुर्भाग्य है कि हमारा जो आजकल कमर्शियल या बहुत फ़िल्मी स्टाइल का मोटिवेशन हो रहा है, उससे हमें कोई बहुत फ़ायदा नहीं होता। वो हॉल के अंदर ही ख़त्म हो जाता है। जैसे ही हम हॉल के अंदर निकलते हैं, वो फुस हो जाता है, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं हैं। आश्रमों में एक ख़ास चीज़ होती है कि यहाँ लाइफ स्किल्स को बहुत गहराई से सिखाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो गुरु होता है वो माता-पिता, बहन-भाई, दोस्त सब कुछ होता है। तो वो एक सिस्टम ही अलग है, और ये सिस्टम कोई आज का सिस्टम नहीं, दसों हज़ार साल का सिस्टम है। तो इसीलिए यहाँ का जो मोटिवेशन फैक्टर होता है, वो एक कमर्शियल फील्ड के मोटिवेशन फैक्टर से कहीं बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए स्कूल कॉलेजेस में आपको 10% मोटिवेटेड लोग मिलेंगे, तो आश्रम जैसे संस्थानों में 90% मोटिवेटेड लोग मिलेंगे। समझ गया सर। सर अभी देखिए आप आपके लेवल पे, आपके आश्रम के लेवल पे आपने ये बताया कि फिलहाल किस तरीके से काम चल रहा है, और ये आपका मोटिवेशन का जो मैकेनिज्म है वो भी आपने हमें समझा दिया। अभी लेट्स नाउ ज़ूम आउट, इंडिया लेवल पे जाते हैं कि अभी नेशन लेवल पे व्हाट वी वांट टू एंश्योर इज कि काफ़ी बढ़िया टीचर्स, जेन्युइन टीचर्स जो कि सच में मोटिवेटेड हैं जैसे आप कह रहे हैं, ये सिस्टम में इंट्रोड्यूस हो। ठीक है, लेकिन फिर ये ये जो है, ये कैसे किया जा सकता है सर ऑन अ नेशनल लेवल? हम ये चाह रहे हैं कि जो करियर ऑप्शंस होते हैं लोगों के पास, ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि उनका जो फर्स्ट करियर ऑप्शन है वो नहीं कर पाए तो वो लोग टीचर बन जाते हैं, ठीक है, एज एन ऑप्शनल उनका होता है। तो ये कैसे इंश्योर करे या फिर ये कैसे पॉसिबल हो कि उनका फर्स्ट करियर ऑप्शन ही टीचर हो? क्या ये पॉसिबल हो पाएगा सर? गुड क्वेश्चन। देखिए, ये पॉसिबल हो सकता है। जब ये ईरान में, दुबई में, ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, अमेरिका में, रशिया में, चाइना में, इन सब जगह, जापान तो खैर शुरू से ही है। तो इन जगहों पर भी जब ये ऐसा होता है कि वो टीचर बाय चॉइस है, नॉट बाय कंपल्शन, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता? देखिए, मनुष्य को 2 महत्वपूर्ण चीज़ें चाहिए होती हैं, है ना? सामान्यतः ऐसे तो 3 चाहिए, लेकिन 2 सबसे ज़्यादा चाहिए। एक प्रतिष्ठा,
रेस्पेक्ट, और दूसरी उसके कार्य के लिए धन, क्योंकि भारत के समाज में धन प्रतिष्ठा का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। ये दो चीजें यहाँ चाहिए। तीसरी पावर भी है, लेकिन अब वो पावर धीरे धीरे खत्म हो रही है। अब देखिए बहुत सारे यूथ जो हैं, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, आप हैं और देसाई साहब हैं, सलिल जी हैं, तो आप जैसे यूथ हैं जो पावर को छोड़कर अपने दूसरे कामों में लग रहे हैं। लेकिन प्रतिष्ठा सबको चाहिए, रिस्पेक्ट सबको चाहिए, और एक मिनिमम सब्सटेंस लेवल सबको इक्वलेंट चाहिए। ये दो चीजें अगर मिले, पैसा तो मिलने लगा है, खासतौर से गवर्नमेंट स्कूल में तो 7th पे कमीशन के बाद पैसा अच्छा मिल रहा है, लेकिन प्राइवेट में अभी स्थिति कम है। लेकिन जो सबसे बड़ी कमी है वो यहाँ प्रतिष्ठा नहीं मिली टीचर को। हम लोग कहते जरूर है ऋषि मुनियों का देश है, ऋषि मुनियों का देश है, लेकिन ये भी एक द्वंद्व है, ये भी एक डायकोटमी है। जैसे मैंने अभी कहा कि भारत डायकोटमीज में रहता है, कहता कुछ है और करता कुछ है, मानता कुछ है। तो ऋषि मुनियों का देश है, तो ऋषि मुनि भी तो तभी काम कर पाए जब राजा अपने आसन से खड़ा होकर उनको इज्जत देते थे। तो हर टीचर को ऋषि समझना होगा, और जब तक उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी ना, तब तक कार्य नहीं बन पाएंगे। ये बहुत जरूरी है, उनको वह रिस्पेक्ट मिलनी बहुत जरूरी है। और जिस दिन ये रिस्पेक्ट मिलने लगी, टीचर, यू आर अ टीचर, ओके प्लीज कम, और ये है रशिया में है, ईरान में है, अगर कोई टीचर आ जाता है तो इवन ब्यूरोक्रेट भी आगे की सीट छोड़ देता है और एज पर प्रोटोकॉल उसको आगे की सीट्स पर बैठाते हैं। उस्ताद है तो आगे की सीट पर बैठेगा। ये वो रिस्पेक्ट है जो वो कमांड करते हैं। ब्रिटेन में वो रिस्पेक्ट है, आई एम अ टीचर, ओके ओके ओके, मोस्ट वेलकम, प्लीज कम। तो ये जो रिस्पेक्ट है, टीचर कहते ही ओ ओके ओके ओके, दैट्स माय प्लेजर। तो ये रिस्पेक्ट उसको मेन स्ट्रीम में लाएगी, और उसके बाद आप देखिएगा एक दो नहीं, सैकड़ों ऐसे लोग आने शुरू हो जाएंगे, लाखों ऐसे लोग आने शुरू हो जाएंगे जो टीचर बाय चॉइस बनेंगे, नॉट बाय कंपल्शन। हाँ जी, हाँ जी सर। तो क्या इसका आप मेरे को बताइए, मतलब मैं एक सॉल्यूशन सजेस्ट कर रहा हूँ, क्या इज दिस अ पॉसिबल सॉल्यूशन? कि समझे जैसे आपका ये काम है, आप ये ऋषिकुल शाला चला रहे, राइट? दूसरे भी लोकल लेवल पे टीचर्स होते हैं जो कि अलग अलग पेडागोजीज, अलग अलग टेक्निक्स डेवलप करते हैं सिखाने के लिए। दे गो आउट ऑफ देयर वे एंड दे डू सर्टन थिंग्स सो दैट बच्चे जो है पढ़ पाए। अगर इनको हम एक रिकॉग्निशन वाला प्लेटफॉर्म दे कि आपका ये जो काम है वो यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, एंड प्रोबेबली भी इंट्रोड्यूस, हमें पता नहीं, तो समथिंग जिससे उनको दे गेट रिकॉग्नाइज्ड। ऑफ कोर्स दुबई में बेस्ट टीचर वाला अवार्ड है जहाँ पे वो लोग बहुत सारा पैसा देते हैं। यहाँ पे भी एक कुछ ऐसा इंसेंटिव कर सकते हैं जिससे थोड़ा रिकॉग्निशन मिले, एंड देन दैट अवेयरनेस स्टार्ट स्प्रेडिंग, जिसमें लोगों को दिखाई दे रहा है कि हाँ ये काम हो रहा है जिससे डायरेक्ट डिफरेंस आ रहा है सोसाइटी में। अगर इस काइंड ऑफ इस तरीके का अगर कोई एक रिकॉग्निशन प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए तो क्या इसमें हेल्प हो पाएगी? जी हाँ, ये जो अवार्ड्स होते हैं ये तो अपना कार्य करते ही हैं जी, लेकिन हालांकि मैं ये मानता हूँ टीचर किसी भी अवार्ड से ऊपर होते हैं, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन फिर भी अवार्ड्स की अपनी एक अहमियत होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और किसी भी व्यक्ति को अच्छा लगता है अगर उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, तो ये तो है। लेकिन उससे उसके साथ साथ दो तीन कार्य और होने चाहिए। पेरेंट टीचर्स मीट में या किसी फंक्शन में ऐसे टीचर्स को बुला के उन्हें हार फूल मालाएं पहनानी चाहिए। ये ज्यादा बड़ी, कोई अवार्ड ना दें क्योंकि सिलेक्शन प्रोसीजर में बड़ा मुश्किल हो जाता है, किसे देंगे किसे नहीं देंगे, और किस कार्य के लिए हम उनके लिए ताली बजाएं, ये कार्य होना चाहिए कि इन्होंने ये चीज क्रिएट करी, उन्होंने ये ऑडियो विजुअल एड क्रिएट करी, उनकी ये पेडागोजी थी जिससे कि स्टूडेंट्स को इतना फायदा हुआ, उनकी ये पेडागोजी थी जिससे दिव्यांग बच्चों को भी फायदा हुआ। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, तो स्थिति ज्यादा बेहतर होगी।
कुछ अवार्ड्स ऐसे होने जरूरी हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी कॉन्स्टिट्यूट किए जाएं, और जब ये अवार्ड दिए जाएं तो वो अवार्ड इतनी नफासत से दिए जाएं, इतने प्यार, इतने सम्मान से दिए जाएं। एक दरोगा जी को जब अवार्ड मिलता है तो उसमें ज्यादा सम्मान और नफासत होती है। एक प्रिंसिपल को भी अगर कोई अवार्ड जो उसके स्केल से बहुत ऊपर है, लेकिन जब उसे कोई अवार्ड मिलता है तो उसमें भीड़ लगा देते हैं, आइए आइए आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए, ऐसा करके नहीं। टीचर को अवार्ड ऐसा मिले जो उस डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट फंक्शन में मिले, और बहुत रिस्पेक्ट से सब लोग खड़े हों, ताली बजाएं। ज्यादा मुश्किल नहीं है, इस कार्य को हम क्रिएट कर सकते हैं। और जहां 4-5 बार देखिए, फौजियों के लिए भी तो हमने एक संस्कृति पैदा कर दी ना। पहले नहीं होता था, फौजी खड़े हुए लाइन के अंदर, कोई पूछने वाला नहीं होता था। लेकिन आज है ना, मैं अभी एक वीडियो देख रहा था कि जिसमें उनके पेरेंट्स, जार अभिनंदन जी के पेरेंट्स ट्रेन में जा रहे हैं, सॉरी प्लेन में जा रहे हैं, और जब वो प्लेन में एंटर करते हैं तो सब लोग क्लैप कर रहे हैं। मैं एक बार सफर कर रहा था तो सुरेंद्र यादव जी उस प्लेन में बैठे हुए थे, बाकायदा अनाउंसमेंट हुआ कि परमवीर चक्र विजेता सुरेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं, तो पूरे प्लेन ने खड़े होकर उनके लिए क्लैप किया। तो ये भी तो कल्चर नहीं था जो डेवलप किया। ऐसे ही हम अपने टीचर्स के लिए वो कल्चर डेवलप कर सकते हैं, और उनको अगर कोई अवार्ड मिलते हैं तो उसके साथ साथ उनकी तनख्वाह चाहे 500 ही रुपए बढ़े, लेकिन बढ़नी चाहिए। तो एक टीचर को अच्छा लगेगा, हर महीने अच्छा लगेगा, तो हर महीने वह कुछ ना कुछ खास करेगा। और जो टीचर अच्छा नहीं कर रहे हैं वो ईर्ष्या करेंगे उससे, निंदा करेंगे उसकी, लेकिन धीरे धीरे मेन स्ट्रीम से बाहर हो जाएंगे। धीरे धीरे होता है, लेकिन मेन स्ट्रीम से फिर वो बाहर हो जाएंगे। फिर ऐसे लोग टीचिंग जॉब में आना कम होते चले जाएंगे। यही चीज सिलेक्शन प्रोसीजर में भी होनी चाहिए कि जिस चीज जो टीचर ज्यादा बेहतर काम कर रहा है उसको उसके मन का ट्रांसफर दे दीजिए आप एक, हाँ, प्रमोशन प्रोसीजर, सॉरी नॉट सिलेक्शन प्रोसीजर, उसको उसके मन के जगह पे ट्रांसफर कर दीजिए। ये ट्रांसफर अपने आप में एक बहुत बड़ा अवार्ड है, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स बहुत परेशान होते हैं इसको लेकर। तो उनको उनके मन की जगह ट्रांसफर, तो हर व्यक्ति सोचेगा कि मेरे 10 पॉइंट्स आए अगर, और इन 10 पॉइंट्स को मुझे दिखाना होगा, लेकिन तो फिर मुझे मेरे मन की जगह पे पोस्टिंग ट्रांसफर मिल जाएगा। तो ऐसे छोटी छोटी बहुत महत्वपूर्ण डिवाइसेस हम निकाल सकते हैं, स्कूल लेवल पर भी, कॉलेज लेवल पर भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, स्टेट लेवल पर भी, और नेशनल लेवल पर तो ऑलरेडी है ही। तो इन में से किसी भी चीज को, लेकिन क्राइटेरिया थोड़े से हमें प्रैक्टिकल बनाने होंगे। अभी हमारे क्राइटेरिया जो है वो बहुत प्रैक्टिकल नहीं है, तो उससे में गलत लोग भी अवार्ड पा जाते हैं। खैर, अगर ये पूरा एक लंबा सिस्टम बना दिया जाए तो हमारे टीचर्स को जबरदस्त मोटिवेशन मिलेगा और पब्लिक रिकॉग्निशन मिल जाएगा। और जैसे ये मिलना शुरू होगा, आप खुद देखिएगा कि बीइंग टीचर I can earn the prestige, money, power in the society. I can enjoy that. और आप देखना फिर बहुत अच्छे अच्छे लोग टीचर बनना शुरू हो जाएंगे। सर मेरी तरफ से एक लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद वी विल कीप इट ओपन फॉर द अदर्स। मैं पूछना चाह रहा हूँ सर कि देखिए चीज़ें काफ़ी फास्ट बदल रही हैं, चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। काफ़ी कुछ चीज़ें बदलती जा रही है, टेक्नोलॉजी भी आ रहा है, राइट? तो कैसे एक टीचर खुद को रेलेवेंट रखें 10 इयर्स हेंस? देखिए, टीचर्स को पहली चीज, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हों, साइंसेस के हों, ह्यूमैनिटीज के हों, कॉमर्स के हों, लेकिन उनको खबर जरूर पढ़नी चाहिए। करंट अफेयर्स अगर उसे नहीं पता तो अपने बच्चे को ग्रूम कैसे करेगा सोसाइटी के लिए? तो उसको करंट इवेंट्स का, करंट अफेयर्स का, स्टेट ऑफ पॉलिटिक्स का, स्टेट ऑफ सोसाइटी का उसे अच्छे से पता होना बेहद जरूरी है। हमारे यहाँ टीचर बनते ही लोग ऑनलाइन ऑन जॉब पेंशन की तरफ चले जाते हैं, अब वो कुछ नहीं करते हैं। ये टीचर्स की भी गलती है। देखिए, सारा ही गलती समाज की नहीं है,
टीचर्स की भी गलती है। तो उनको, वो किसी भी स्ट्रीम के हों, आधा घंटा न्यूज़ के लिए ज़रूर रखना चाहिए और पढ़ें उसको, बजाय टीवी भी। टीवी पे आधा घंटा न्यूज़ देखेंगे तो उसमें 20 मिनट तो ऐड चलेंगे, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं। तो उसको वह पढ़ें। और या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का उपयोग करें कि वो न्यूज़ को अच्छे से एक तो समझते रहें। दूसरी चीज़ है कि रेगुलर ओरिएंटेशन कोर्सेज होने चाहिए, और ये बहुत सारे एनजीओज को भी ओरिएंटेशन कोर्स कराने की इजाज़त मिलनी चाहिए और उसका रिकॉग्निशन भी मिलना चाहिए टीचर्स को। तो और टीचर के लिए कंपलसरी हो कि साल में 2 ओरिएंटेशन या एडवांसमेंट कोर्स, करियर एडवांसमेंट कोर्स वो ज़रूर करें। ये कंपल्सन होना चाहिए उनके ऊपर। वो 3-3, 4-4 दिन के हों और ये सब्जेक्ट बेसिस पर हों। तो सब्जेक्ट में क्या लेटेस्ट है? अब जैसे मैंने एक टीचर से पूछा जो 10th के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे, ऐसी बातों-बातों में। मैं किसी को टेस्ट नहीं करता, ना मुझे वो अच्छा भी नहीं लगता। ऐसी बातों-बातों में, क्योंकि मैं वास्तव में जानना चाहता था कि मॉडर्न केमिस्ट्री या मॉडर्न फिजिक्स या क्वांटम फिजिक्स और आइंस्टीन जो कह रहे हैं, उसमें क्या डिबेट चल रही है। एंड टू माय अटर सरप्राइज ही डिड नॉट नो इट। अब ये चीज तो गलत है, ये चीज गलत है। ये टीचर कैसे रिस्पेक्ट पाएगा? मैडम, मैं ही उनको रिस्पेक्ट नहीं दे पाया उसके बाद, और उनको तकरीबन 20 साल हो गए थे पढ़ाते हुए। ऐसे ही एक टीचर हैं जो इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो मैं उनको कह रहा था कि आज भी आप गोथिक नॉवल या शेक्सपियरियन इंग्लिश को पढ़ा रहे हैं। मॉडर्न जो ऐप इंग्लिश है, ये ऐप इंग्लिश बदल चुकी है ना। व्हाट्सएप की इंग्लिश अलग है और मेल ऐप की इंग्लिश अलग हो चुकी है। तो ये ऐप इंग्लिश, इसमें और उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, और ख़ासतौर से फ़ोनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये सीखना चाहता था कि कलर COLOUR और COLOR, मैंने यही रेफ़रेंस दिया था। इसमें इसमें फ़ोनेटिक्स कैसे काम कर सकती है? या अगर इसमें कर रही है तो मेसोपोटामिया में क्यों नहीं कर रही है? ऐसे करके मैं, एंड ही डिड नॉट हैव आंसर। बोले, अरे क्या मुझे बच्चों को पढ़ाना, ना बच्चों का इंटरेस्ट होता है, ना बच्चों का इंटरेस्ट तो टीचर क्रिएट करता है। इसका मतलब वो एक फेल्ड टीचर है, उनको कहीं ऑफिस में ट्रांसफर कर देना चाहिए। वो टीचर होने लायक नहीं है। क्लास तो एक बहुत बड़ा स्टेज होता है जहां पर इस देश का भविष्य गढ़ा जाता है, तो वो वहां खड़े होने के लायक नहीं है। लेकिन अब ऐसा है, तो हमें क्या करना चाहिए कि ओरिएंटेशन कोर्स, करियर एडवांसमेंट कोर्सेज होने चाहिए। टीचर्स को ये कंपल्सरी हो कि भाई आप कहीं से भी करो, लेकिन करो, और उसमें ग्रेडिंग भी हो, और 3-3, 4-4 दिन के भी अगर वो होंगे और वो करेंगे उसको, तो उनका जबरदस्त डेवलपमेंट होगा। स्कूल्स में या कॉलेजेस में देखिए, शिकायतों का एटमॉस्फेयर ज्यादा रहता है। वो क्लासरूम दे दिया, मुझे ये कर दिया, और मनीष आज ये कर रहा था, वो अपने घर से ठंडा खाना लेके आया था, उस टीचर का सूट देखो, फला टीचर की साड़ी देखो, प्रिंसिपल मैम तो आज देखो, बताओ उन्होंने हमें तो पार्टी पे बुलाया नहीं, उसको पार्टी पे बुलाया, उसको तो रसगुल्ला बुला के खिलाती हैं। तमाम किस्म, स्टाफ रूम इससे बाहर कभी नहीं आ पाएगा, अभी 10-12 साल तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये जनमानस है। तो वही क्लासरूम में है, वो सोसाइटी भी हमारी क्लासरूम में ही है। तो लेकिन हम इतना ज़रूर कर सकते हैं कि जब वो बाहर पढ़ना शुरू करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज करी या हमने कोई कोर्स ऑर्गेनाइज किया, और टीचर्स के लिए कंपल्सरी है कि सेमिनार या कोर्स में आवे, तो वो आना शुरू अगर हो गया तो नेचुरली एडवांसमेंट होने लगेगा। तो मेरे विचार से क्लास अपने आप में सबसे बड़ा एडवांसमेंट है। नंबर 2, उनको सोसाइटी में क्या हो रहा है ये ज़रूर पता होना चाहिए। ऐसे टीचर्स मैंने देखे, ऐसे मदर्स जो टीचर भी हैं, ऐसे फादर्स जो टीचर भी हैं, वो मैंने देखे। वो डिब्बे पे क्या लिखा है, अगर कोई डिब्बा है, इस पर क्या लिखा है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, ये नहीं पता उनको, बच्चों को खिलाए जा रहे हैं। तो ऐसे अनअवेयर लॉट को हम टीचर कह सकते हैं कभी?
उसको ये नहीं पता है जो नूडल्स है, नूडल्स में चिकनाहट कैसे आती है, कभी दिमाग भी नहीं जा रहा, और वो खिला रहा है, बल्कि वही खिला रहा है, शायद बच्चे को पता भी नहीं था इनिशियली, उसने खिलाया या टीवी ने खिलाया। तो ऐसे लोग टीचर थोड़ी हो सकते हैं, या ऐसे लोगों को क्या हम ऋषि कहेंगे? ये लोग तो डिस्कार्ड होने चाहिए क्लासरूम से, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के साथ भी ऐसी व्यवहार करेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो खास तौर से ऐसे टीचर्स को लेकर बहुत सख्त होनी चाहिए, क्योंकि टीचर का गौरव अगर वापस लाना है तो टीचर भी तो वो हो जिसमें गौरव हो। तो ये बहुत जरूरी है कि उनका कंटिन्यूअस एडवांसमेंट होता रहे। धीरे धीरे जब उसकी ग्रेडिंग से उनकी तनख्वाह में फर्क पड़ने लगेगा, चाहे 200 रुपए का पड़े, फर्क पड़ने लगेगा, तो नेचुरली उनके अंदर जगह जगह से नॉलेज बटोरने की आदत पड़ने लग जाएगी। इसमें समय जरूर लगेगा, लेकिन आदत पड़ जाएगी, आई एम श्योर। जी जी जी। तो जैसे मैं समझ पा रहा हूँ सर, आपने कैपेबिलिटी, टीचर्स के कैपेबिलिटी पे आपने कहा कि एक तो टीचर्स की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ठीक है आज उठ गया टीचर बन गया, तो उससे उनका रिस्पेक्ट नहीं बढ़ेगा। टीचर शुड बी अ जेन्युइन टीचर जिसके पास कैपेबिलिटी है। और दूसरी चीज, अगर उसको खुद को रेलेवेंट रखना है तो उसको खुद को थोड़ा एक एफर्ट लेना जरूरी है, थोड़ा रिगर इन्वॉल्व होना जरूरी है। जब भी सोसाइटी देखेगा कि स्ट्रिक्ट तरीके से ये चीजें चल रही हैं, जो लोग सही नहीं है वो बाहर निकाल दिए जा रहे हैं सिस्टम में से, जब स्ट्रिक्ट तरीके से ये चीज चल रही है तो सोसाइटी इस चीज को और थोड़ा रिस्पेक्ट देना शुरू करेगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ सर? बिल्कुल, जी। एग्जैक्टली। नाउ कोई भी अगर क्वेश्चन पूछना चाहेंगे सर को, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। जी 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 सुग्रा मैम बोलिए। या एक्चुअली मेरा ये मानना है कि पहले तो अपनी सोसाइटी में मेंटालिटी और थिंकिंग पहले चेंज करनी चाहिए, क्योंकि हर एक माँ बाप अपने बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर ही देखना चाहता है और दूसरे करियर्स को इतना भाव नहीं देते हैं। आई थिंक टीचर्स का वैसे ही वो सोचते हैं कि अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर टीचर ही बन जाओ, कुछ गवर्नमेंट का काम मिल जाएगा। सो दैट मेंटालिटी हैज टू चेंज। अगर एज अ पेरेंट इफ आई गिव द चॉइस टू माई चाइल्ड के अगर तुम्हें टीचर बनना है तो बनो, और शौक से बनो। ऐसे नहीं कि अगर तुम्हें इंजीनियर और मेडिसिन में नहीं मिला तो देन दिस इज अनदर करियर ऑप्शन फॉर यू। ऐसा नहीं होना चाहिए। आई थिंक if the country itself gives a lot of importance to teachers as a profession, then I think teachers themselves will actually want to be teachers, not as a second option. I personally feel. And as a teacher myself, I think at the end of the day, I can just say in one word that what keeps me motivated is satisfaction. At the end of the academic year, when I see the child molded and I see the child grow and I see the child, the foundation that I've laid in that child, the satisfaction as a teacher I get, I think that is the most important gift that I can get as a teacher. That's all I want to say. Yes, rightly said. And we have already discussed with the Grishji in details about all these nitty-gritties. See, society cannot be changed, and we should not try to change the society. Ages have passed, and even the very powerful rulers or people who were of the stature of Bhagwan, Shri Ram, Shri Krishna, even they couldn't change the society. So society is, we cannot change the society, neither we should think about changing the society. So the most important thing is that once teachers are being given required prestige by the government gadget, which government has to ensure only. Respect has already been mentioned there, because government has to ensure, and teacher have to raise their voice if they are being sent for another jobs. Like 708 teachers, 708 is a big number. They lost their lives in UP elections. In Madhya Pradesh also, somebody was telling me that many teachers have lost their life. Then they are put up in census duties and so many other duties. So teacher must take a strong step. So if what government says in gadget, if that is executed in the society, and I'm very, very, very much sure
that the moment prestige is increased, parents would start sending their kids to this noble profession. If Yes. prestige is not there, if appropriate finances are not there, then nobody would send. Yeah, that's true. I agree. I think it has to be monetarily also beneficial for people to take this profession, because I feel teacher's salary can hardly sustain a family. Yeah. You know, if it's just a single income family, I think a teacher's salary will never sustain a family at all. So if the economical benefit is there for any teacher, then I think that more and more people, actually good people, will join this profession. I know a lot of people do it as a second hand profession, where चलो अब बच्चे थोड़े बड़े हो गए, कोर्स कर लिया और टीचर बन गए टाइप्स, तो ऐसे नहीं होता है. They have to do a good job at teaching, because I feel if they don't give the foundation to children at the right age and at the right time, then I don't think the children have a good future. That's what I personally believe. थैंक यू मैम. प्रथमेश, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? पवन सर, मुझे ये पूछना है कि हम पिछले 20-25 सालों से जिस तरीके का टीचिंग देखते आ रहे हैं कि एक 50 या 60 स्टूडेंट्स का एक क्लासरूम होता है और टीचर एक लेक्चर डिलीवर करता है, तो अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ रही है, ऑनलाइन बच्चे जाके पढ़ पा रहे हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इसके आगे जाके टीचर का रोल ये होना चाहिए ना कि सिर्फ पढ़ाना, बट स्टूडेंट्स को एम्पावर करना, कि उनके, आपने जो बच्चों में इंटरेस्ट जगाने की बात कुछ वक्त पहले कही, तो क्या टीचर का रोल ये होना चाहिए कि स्टूडेंट्स को एम्पावर करे कि वो खुद जाके और एक्सप्लोर करना चाहे? क्योंकि अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई है उसमें बहुत सारी चीजें कही गई है कि कोर्स में फ्लेक्सिबिलिटी होगी बच्चों के लिए, बहुत ह्यूमैनिटीज और साइंस, ऐसे बहुत सारी चीजों का एक कॉम्बिनेशन दिया जा सकता है बच्चों को. तो ये सब हम बहुत ये ओपन तरीके का करिकुलम जब हम बता रहे हैं, तो क्या स्टूडेंट्स को उस लेवल पे भी हमें लाने की जरूरत है, जब जो टीचर्स का बहुत एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन उसमें हो सकता है कि students should be taught how to learn instead of just teaching them. तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बहुत अच्छा प्रश्न है. और देखिए, जो अब से आगे जो टीचिंग चलेगी वो टीचिंग टेक्नोलॉजी को बेस लेकर चलेगी. पेडागोजी में टेक्नोलॉजी भी एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होगी, ये तय हो चुका है और इसमें कोई हर्ज भी नहीं. लेकिन हाँ, जो ह्यूमन टच की बात होती है वो अलग ही होती है. टीचर इज आफ्टर ऑल अ टीचर, इज नॉट अ रोबोट, और रोबोट कैन नॉट बी टीचर. लेकिन टेक्नोलॉजी को हमें साथ लेकर तो चलना होगा, ये एकदम क्लियर हो चुका है. एक बात. दूसरी चीज, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी, क्योंकि हम लोग उसी पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बिल्कुल स्पष्ट ये लिखा हुआ है, पूरा पैराग्राफ इसमें लिखा हुआ है कि हमें यही नहीं देखना है कि हमने क्या सिखाया, हमें ये भी देखना है कि बच्चे ने क्या सीखा. तो ये जो है रिजल्ट आउटकम है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहा है. अब केवल इससे काम नहीं चलेगा कि हम कुछ भी पढ़ा कर चले गए. अब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो हम पढ़ा कर गए हैं वो सीखा गया कि नहीं सीखा गया. हालांकि इसमें बहुत सारे और भी चीजें आती हैं एग्जीक्यूशन लेवल पर, क्योंकि बहुत जितना सिलेबस अब है या जितनी बड़ी क्लास अब होती है, उतनी बड़ी क्लास में तो आप आउटकम नहीं दे सकते, जज ही नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है. लेकिन फिर भी अब रिजल्ट आउटकम तो जो है ना, एनालिसिस इसका होगा और इसके आधार पर टीचर के प्रमोशन की कोई ना कोई स्थिति बनेगी. ये तो मुझे लग रहा है एक चीज. दूसरे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि बहुत सारी नई चीजें, जैसे अर्ली चाइल्डहुड केयर. अर्ली चाइल्डहुड केयर में तो पढ़ाई है ही नहीं. अब जहाँ पढ़ाई नहीं है, जहाँ क्रिएटिविटी है, वहाँ ये एकदम सीधा-सीधा गोल है कि किसी भी तरीके से ब्रेन को एम्पावर किया जाए कि वह मॉडर्न पर्सपेक्टिव में या समाज में
अपनी जिंदगी को गुजार सके, उसको उस लायक वो बना रहे हैं। उसके बाद 8th तक भी जब वो आ रहा है बच्चा, तो उसके ऊपर पढ़ाई का बर्डन कम है और उसके ऊपर अवेयरनेस का बर्डन ज़्यादा है। हाँ, इसको बर्डन नहीं कह सकते, अवेयरनेस का काम ज़्यादा ऐसा कह सकते हैं। तो ये भी इसीलिए है कि बच्चा एम्पावर हो, अवेयर सिटीज़न होना बहुत ज़रूरी है। देखिए अवेयरनेस अगर होती, तो हम कोरोना से इतने लाखों लोग जो मर गए शायद नहीं मरते। गवर्नमेंट कहती या ना कहती हम मास्क लगा के घूम रहे होते। गवर्नमेंट कहती या ना कहती हम पर्टिकुलर मेडिसिन्स लेना शुरू कर चुके होते। तो अवेयरनेस बहुत बड़ी चीज है जिसकी वजह से ब्रिटेन बचा, जिसकी वजह से अमेरिका इस बार बचा है, रशिया बचा है, चाइना बचा है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कहाँ आप सुन रहे हैं कि आज लाखों लोग मारे जा रहे हैं। ये अवेयरनेस की कमी तो है कि जो त्योहार होते हैं चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उसमें कोरोना जैसी चीज का डर या प्रोटोकॉल सारे भुलाकर ऐसी भीड़ लग जाती है। तो ये लैक ऑफ अवेयरनेस है, हम जानते नहीं कि हमारा धर्म क्या कह रहा है। तो अवेयर करने की कोशिशें की जा रही हैं और ये बहुत ज़रूरी भी है कि हम एम्पावर हों। तीसरी बात ये है, हमारा मूवमेंट टुवर्ड्स कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ऑलरेडी हो चुका है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसके बाबत बहुत स्पष्ट उल्लेख है कि हम किसी भी रूप में अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनेंगे, भले ही डिक्लेयर नहीं करें। भारत में ये डिक्लेयर करना आसान नहीं है क्योंकि यहाँ पर मजदूर संघाती बहुत स्ट्रांग है, लेकिन हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। आप देख रहे होंगे पिछले कई सालों से बहुत सारी एसोसिएशंस पर काम उनको डिसीजन मेकिंग पर रोक लग चुकी है। इवन टीचर्स एसोसिएशन पर भी रोक लगनी शुरू हो चुकी है। बहुत सारी एसेंशियल एक्टिविटी एस्मा लगा दिया जाता है एसोसिएशन की एक्टिविटीज में, उसमें डॉक्टर्स तक शामिल हैं। तो हम अब प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। मारुति में क्या हुआ था ये सबको पता ही होगा। अब हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते ज्यादा, ठीक है ना। तो अब वो लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं जो, जो सरकारी लोग नहीं है या जिन पर सरकार का नियंत्रण नहीं है, जैसे किसान बंधु। तो अ, कुल मिला के जो देखा जाए, हम कहीं न कहीं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ हम तभी सस्टेन कर पाते हैं, जब हम लोग एम्पावर्ड होते हैं। एम्पावरमेंट की उम्र 20-22 साल नहीं होती, एम्पावरमेंट की उम्र 12 साल होती है, क्योंकि कोई भी ब्रेन 12 साल तक ग्रो करता है, उसके आगे ग्रो नहीं करता। उसके आगे वो डेवलप होता है थ्रू एक्सपीरियंसेस। तो इसीलिए 12 साल तक हम जितना अचीव करा ले जाएँगे, अपने बच्चे से करा ले जाएँगे, उसके 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 अंदर जो टैलेंट डाल सकते हैं, उसके बाद नहीं आएगा। और शायद डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट इस बात को समझ रही है या न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस बात को मेंशन किया गया है। अ, और हम लोगों का तो सिद्धांत मतलब आश्रम का ये सिद्धांत 2010 से जो हमारी क्लासेस शुरू हुई थी, तो पिछले 11 साल से हम इसी चीज़ पर काम कर रहे हैं कि हमें 12 साल से पहले-पहले अपने बच्चे को तैयार कर देना है। तो हमें एम्पावर करने की कोशिश करनी चाहिए, पेरेंट्स को भी करनी चाहिए, टीचर्स को भी करनी चाहिए। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। आज आप हमारे साथ जुड़े। आपका जो इनसाइट आपने प्रोवाइड किया वो काफ़ी वैल्यूएबल है सर।